हेलो यूट्यूब फेम एपिसोड स्टार्ट होने से पहले वीडियो को लाइक कर दे। जैसे ही इस वीडियो पे 100 लाइक्स हो जाएंगे वैसे ही दूसरा एपिसोड अपलोड हो जाएगी। अब आगे एपिसोड 46 फटीचा पति। राहुल को एक पल के लिए अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। फ्लश्ड विनीता सच में उससे तलाक की बात कर रही थी। उसे सच में तलाक चाहिए था। राहुल ने खुद के इमोशन पर कंट्रोल किया। पेंसिव फेस, शायद अब वह भी थक गया था, इसीलिए उसने एक मध्यम आवाज में कहा, मैं जल्दी ही वकील से बात करूंगा। पेंसिव फेस, और तुम्हें जो भी एलिमनी चाहिए होगी वह तुम वकील को बता देना। विनीता, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स फाइल कर दो। विनीता ये बोलकर वहां से चली जाती है और राहुल हताशा के साथ उसे जाता हुआ देखता है। अब तो उसने भी उम्मीद छोड़ दी थी विनीता के साथ अपने रिश्ते के सुधर जाने की। इधर जूही के घर पर जूही पूरी कोशिश कर रही थी कि विवेक उसे श्री और भाग्य की पार्टी में जाने से ना रोके। जूही के पास उसकी रूप के अलावा और कोई गुण तो था नहीं, इसलिए उसने इसी का सहारा लेकर विवेक से परमिशन ली। जूही अलमारी से कपड़े निकालकर बेड पर फैला रही थी कि तभी विवेक रूम में आता। पूरे बेड पर कपड़े देखकर विवेक जूही के पास जाता है और उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, क्या बात है जान, इतनी परेशान क्यों हो? विवेक के ऐसा करने पर एक तो जूही चीड़ जाती है और मन में सोचती है, रात भर इसने मुझे परेशान किया है और अभी भी रोमांस सूझ रहा है। पर वह विवेक को कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि विवेक बहुत मुश्किल से माना था। इसीलिए अपने शब्दों में मिठास घोलते हुए जूही पलटती है और विवेक के गले में बाहें डालते हुए, देखो ना बेबी, हम इतने बड़े फंक्शन में जाना है और मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। विवेक एक नज़र बेड पर देखता है और फिर अलमारी पर। उसके बाद वह जूही से कहता है, बेड पर रखने की जगह नहीं हो रही है और अलमारी भरी पड़ी है। उसके बाद भी तुम ये कह रही हो कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है। जूही भी वैसे ही कहती है, अरे ये सारे कपड़े तो पुराने हो गए हैं, अब इतने बड़े फंक्शन में जा रहे हैं, कम से कम ढंग के कपड़े तो होनी चाहिए ना। विवेक जूही की बाहें अपने गले से हटाते हुए कहता है, जूही कौन सा वह हमारा फंक्शन है, हम वहां पर बस गेस्ट बनकर जा रहे हैं। सबकी नजरें बस श्री और भाग्य पर होगी, हम कुछ भी पहनेंगी किसी को क्या मतलब है। जूही अपने मन में कहती, एंग्री अबे गधे, तेरी शक्ल सच में गधे जैसी है, तो तेरी शक्ल को देखने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं तो दिखने में खूबसूरत होना पाउटिंग, लोग मुझे तो देखेंगे। जूही ने अपने चेहरे पर फिर से मुस्कान पहनी और विवेक से कहा, कैसी बातें कर रहे हो, वह मेरी बहन और जीजा जी हैं और मैं श्री की बहन हूँ। श्री अगर किसी को मुझसे मिल पाएगी भी तो क्या इन पुराने कपड़ों में मिलवाएगी। विवेक एक नज़र उन कपड़ों को देखता है और फिर जूही को घूरते हुए कहता है, 1 महीने की शादी में तुमने सिर्फ शॉपिंग ही करी है और इनमें से ज्यादातर कपड़े तुमने पहने भी नहीं है। तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तुम सच में मजाक कर रही हो ना। विवेक बेड के पास आता है और उसमें से एक हैंगर पर लगी ड्रेस को उठाते हुए जूही के सामने करते हुए कहता है, देख रही हूँ ये ड्रेस 25,000 की है और तुमने बस इसे लेकर अलमारी में सजा कर रखा है, इसे ही पहन लो। जूही को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर फिलहाल उसने अपने गुस्से को काबू किया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे यही ड्रेस पहननी चाहिए। जूही विवेक की हाथ से वह ड्रेस लेती है और कहती, तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, कितनी अच्छी ड्रेस है, मैं पार्टी में इसे हुई पहनाऊंगी। विवेक ने एक नज़र जूही को देखकर मुस्कुराया और फिर कमरे से बाहर चला। उसके बाहर जाते ही जूही ने वह ड्रेस बेड पर फेंक दिया जैसे कि वह कोई कूड़ा है और गुस्से में दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, पाउटिंग, फटीचा कहीं का पाउटिंग, वहां श्री लाखों करोड़ों के कपड़े पहन कर आएगी, उसके सामने मैं ये 20-25 हजार की ड्रेस पहन कर जाऊंगी पाउटिंग। आज तक मेरी ड्रेस कैसी भी रही हो, कम से कम श्री से तो अच्छी थी, पर आज लगता है ये मुझे उसके सामने फटीचा साबित कर कर ही रहेगा। पाउटिंग। तारांकिन श्री भाग्य के केबिन से बाहर निकलती है और घर जाने के लिए लिफ्ट में जाती है।
श्री को ग्राउंड फ्लो का बटन दबाना था पर गलती से वो फर्स्ट फ्लो का बटन दबा देती है। लिफ्ट जब फर्स्ट फ्लो पर रुकती है तो श्री बाहर आती है। जब उसे लगा कि वह गलती से दूसरे फ्लो पर आ गई तो वह लिफ्ट में वापस जाने के लिए जाती है पर तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी। श्री सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए आगे बढ़ती है कि इतने में ट्रेनिंग हॉल से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। तभी श्री को अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती, श्री पलटकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सामने प्रिया खड़ी थी। प्रिया भी श्री को देखकर हैरान होती है पर फिर उसे याद आया कि वह कार्बन के ऑफिस में काम करती है और श्री यहाँ के बॉस की वाइफ है। स्माइल प्रिया को अपने सामने देखकर श्री बहुत खुश होती है। वह जल्दी से उसके पास जाती है और उसके गले लग जाती है। श्री प्रिया से अलग होती है तो उससे हैरानी से पूछती है, तू यहाँ क्या कर रही है? प्रिया मुस्कुराते हुए कहती, मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। श्री फ्लश्ड, क्या तूने बताया नहीं कि भाग्य जी के ऑफिस में जॉब करती है? प्रिया, अरे यार बस 2 दिन पहले ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है और अभी तो ट्रेनिंग चल रही है। सोचा था कि पार्टी वाले दिन तुझे बताऊंगी पर मेरा सारा प्लान धरा का धरा रह गया। टंग आउट। श्री मुस्कुराते हुए कहती है, अरे कोई बात नहीं। अच्छा ये बता तू कौन से डिपार्टमेंट में है? प्रिया, पता नहीं यार अभी तो ट्रेनिंग चल रही है। अभी तो हमें घड़ियों के बारे में ही बताया जा रहा है। श्री, कोई बात नहीं तू जो भी डिपार्टमेंट में होगी मुझे बता दियो। भाग्य जी से बोलकर तुझे उस डिपार्टमेंट की सबसे अच्छी पोस्ट दिला दूंगी। प्रिया, अरे नहीं यार इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो भी पोस्ट मिलेगी उसे मैं अपनी मेहनत से हासिल करना चाहती हूँ। ये सब छोड़ तू ये बता तू ऑफिस में क्या कर रही है? श्री ने प्रिया को बताया कि वह भाग्य के लिए लंच लेकर आई थी और दोनों इसी तरीके से बात करते हुए ऑफिस से बाहर निकलती है। एपिसोड 47 पर कटी चुड़ैल। आज शाम को श्री और भाग्य का रिसेप्शन था। सुबह से ही जयदेव मैंशन की रौनक ही अलग थी। ऑर्गेनाइजर पूरे मैंशन को खूबसूरत तरीके से सजा रहे थे। मीडिया का जमावड़ा जयदेव मैंशन के बाहर लगा हुआ था। सब लोग भाग्य और श्री की एक झलक पाने के लिए बेताब थे, खासकर कि श्री के लिए, क्योंकि भाग्य ने श्री को सबकी नजरों में आने ही नहीं दिया था। वो दुनिया के सामने श्री का हाथ थाम कर आना चाहता था। भाग्य के कई बिजनेस पार्टनर पार्टी को अटेंड करने वाले थे। इसमें से बहुत से दोस्त हैं तो कुछ उसके कंपीटिटर्स भी थे। अभी दोपहर के 1 बजे बज रहे थे। राहुल और भाग्य स्टडी रूम से आते हुए हॉल में लगे सोफे पर बैठते हैं। तभी एक सर्वेंट उनके सामने कॉफी का मग रखता है। राहुल कॉफी उठाते हुए भाग्य से कहता है, भाग्य हमारे लंदन के क्लाइंट मिस्टर थॉमस अपनी फैमिली के साथ इंडिया पहुंच चुके हैं। मैंने उन्हें एक स्वीट बुक करके दिया है। वह अपनी फैमिली के साथ वहीं पर है और शाम को सीधा फंक्शन में ही आएंगे। भाग्य, वेरी गुड, वो हमारे बहुत खास मेहमान है तो देखना कहीं कोई गलती ना हो जाए। राहुल कहता है, डोंट वरी कोई गलती नहीं होगी, मैंने पूरब को कह दिया है। वह खास ख्याल रखेगा मिस्टर थॉमस और उनकी फैमिली का। भाग्य और राहुल आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि कितने में भाग्य के कमरे से चिल्लाने की आवाज आती है। भाग्य और राहुल घबरा जाते हैं। वो ऊपर देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। फ्लश्ड। श्री को तैयार करने के लिए जो मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिश आए थे वो सब सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आ रहे थे। उन सबके चेहरे पर हताशा और डर साफ नजर आ रहा था। भाग्य को तो और ज्यादा हैरानी हुई जब उसने ये देखा कि श्री उनके पीछे झाड़ू लेकर भाग रही है। टंग आउट। मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिश सोफे के पीछे आकर खड़ी हो गई। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। यशोदा आंटी श्री को रोक रही थी। अरे श्री क्या कर रही हो? क्यों उनके पीछे पड़ी हो? जाने दो। पर श्री किसी की बात ही नहीं सुन रही थी। वह तो झाड़ू लेकर उन सबको मारने के लिए दौड़ रही थी। भाग्य को तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि श्री करना क्या चाहती है। वो श्री के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसे रोकते हुए पूछा, अरे क्या हो गया, कैसे परेशान हो? श्री ने गुस्से में एक नजर उन सारे मेकअप आर्टिस्ट को देखा और फिर गुस्से में भाग्य को देखते हुए बोला, पाउटिंग
इन बंदरिया की इतनी हिम्मत कि यह मेरे बालों को हाथ लगाए। उन लड़कियों के लिए बंदरिया सुन के अचानक से राहुल की हंसी छूट जाती है। टंग आउट। भाग्य भी अपना मुंह साइड में करके हंसते हुए अपनी हंसी को कंट्रोल करता है और श्री से कहता है, ये शहर की बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है। तुम ऐसा नहीं कह सकती। ये सब तुम्हें तैयार करने आई है। इतने में यशोदा आंटी श्री के हाथ से झाड़ू ले लेती है और श्री भाग्य को घूरते हुए उन मेकअप आर्टिस्ट की तरफ उंगली करते हुए कहती है, हट, चुड़ैल सी शक्ल की, आई बड़ी मुझे तैयार करने। खुद की शक्ल देखी होगी इन लोगों ने आईने में। श्री एक लड़की की तरह फाइंड करते हुए, इसे देखो सब पता चल रहा है कि इसमें आधा किलो फाउंडेशन पोता हुआ है। फिर दूसरे की तरफ पॉइंट करते हुए, और यह मैडम पीपल के पेड़ पर लटकी हुई चुड़ैल नजर आ रही है, इतना डार्क लिपस्टिक लगाई है। और तीसरे की तरफ पॉइंट करके अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, इसकी तो मैं जान ले लूंगी पाउटिंग। ये कह रही थी मेरे बाल काटेगी, खुद के बाल देखे पर कटी कही की। भाग्य उस हेयर स्टाइलिश की तरफ देखते हुए कहता है, तुम श्री के बाल काट रही थी। हेयर स्टाइलिश नहीं सर, बस ट्रिम कर रहे थे। श्री पाउटिंग, कैची तो लगती ना, खुद ने तो बाल लड़कों जैसे रखे हुए हैं। भाग्य श्री को शांत कराते हुए कहता, बस अपना काम कर रही थी। तुम आज सुंदर देखो, बस इसीलिए ये लोग अपना काम कर रहे थे। तुम्हें नहीं पसंद था तो मना कर देती। श्री, मैं खुद तैयार होकर भी इन लोगों की सजावट से तो ज्यादा ही सुंदर लगाऊंगी। मुझे किसी मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत नहीं है। भेजिए इन सब को यहाँ से। भाग्य, ठीक है भेज देता हूँ। फिर तुम्हें तैयार कौन करेगा? तभी दरवाजे से प्रिया की आवाज आती है। मैं करूंगी। प्रिया को देखकर श्री खुश होती है और भागकर जाकर उसके गले लग जाती है। प्रिया श्री से अलग होती है और भाग्य को देखकर कहती है, जीजा जी अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं श्री को तैयार कर दूं? भाग्य कहता है, हमारी साली जी का हुक्म सर आंखों पर। आखिर आप मेरी आधी घरवाली जो हो। टंग आउट। भाग्य ये कहने पर प्रिया शर्मा जाती है और राहुल, यशोदा आंटी और श्री हंसने लगती हैं। श्री प्रिया को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। श्री भाग्य की कमरे में तैयार हो रही थी और भाग्य दूसरे कमरे में। शाम होते होते तक सारे मेहमान और मीडिया भाग्य मेंशन के गार्डन में मौजूद थे। आज हर जगह, हर न्यूज चैनल और हर अखबार में भाग्य और श्री के रिसेप्शन की ही बातें हो रही थी। इंटरनेट पर आज का हॉट टॉपिक भाग्य जयदेव की पार्टी का ही था और सबसे ज्यादा सर्च करने वाली चीज भाग्य और श्री की शादी की फोटो थी, जो कि उन्हें कहीं मिल ही नहीं रही थी। भाग्य ने सबको सख्त हिदायत दी थी कि जब तक हो और श्री एक साथ मीडिया के सामने नहीं आते तब तक श्री की कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। इसलिए श्री को देखने के लिए मीडिया की क्यूरियोसिटी ज्यादा बढ़ गई थी। भाग्य तैयार हो चुका था लेकिन उसका ब्लेजर उसके रूम में ही छूट गया था। इसलिए जब वह अपना ब्लेजर लेने के लिए अपने रूम में जाता है तो श्री को रेसिंग के सामने देख उसकी आंखें बाहर आ जाती। फ्लश्ड। एपिसोड 48 खूबसूरत चीजों को नजर लगती है। श्री ने वही साड़ी पहनी थी जो भाग्य ने उसे गिफ्ट की थी। वह साड़ी खूबसूरत थी या श्री उससे ज्यादा उस साड़ी में खूबसूरत लग रही थी, यह बता पाना मुश्किल था। भाग्य की इंटेंस नजरें अपने ऊपर पाकर श्री शर्म से लाल हुए जा रही थी। उसने अपनी नजरें जमीन में गाड़ ली। स्माइल। भाग्य धीरे कदमों से चलकर श्री के पास आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। क्या ही तारीफ करता वह श्री की। उसके लिए तो उसकी श्री दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, जिसके लिए तारीफ के शब्द भी कम पड़ गए हैं। भाग्य में ड्रेसिंग टेबल से काजल उठाया और अपनी उंगली में लगाकर श्री के कान के पीछे लगा दिया। श्री ने हैरान होकर भाग्य की तरफ देखा तो भाग्य ने मुस्कुराते हुए कहा, खूबसूरत चीजों को नजर बहुत जल्दी लगती है। श्री का चेहरा एक बार फिर शर्म से लाल हो गया। स्माइल। वहीं दूसरी तरफ श्री के मामा मामी गार्डन में बैठे हुए थे। मामी तो वहां की चकाचौंध देखकर ही बेहोश होने को हो रही थी और मामा जी की नजरें बेताबी से इंतजार कर रही थी श्री को देखने के लिए। इस पार्टी में शहर के जाने माने लोग मौजूद थे, जिन्हें आज तक सिर्फ मैगजीन या टीवी पर ही देखा गया था। अपने सामने इतने बड़े बड़े लोगों को देखकर श्री की
मामी कैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया था। जयदेव मेंशन के मेन गेट से दो गाड़ियां अंदर आती है, जिनमें से विवेक और जूही के साथ उनका पूरा जूहीवार आया था। गाड़ियां जेसी मेंसन के अंदर आती है, जूही की आंखें जैसे ही बाहर आने को हो गई थी। इतना बड़ा घर, फ्लश्ड मेन गेट से लेकर पार्किंग तक, गार्ड, नौकर और बटलर की फौज की। गार्डन एरिया ही इतना खूबसूरत सजा हुआ था, बाकी घर की क्या ही तारीफ करें। गाड़ी जैसे ही पार्किंग एरिया में रुकती है, जूही और हैरान हो जाती। वहां पर दो BMW, दो ऑडी, एक स्पोर्ट्स कार, दो लिमिटेड एडिशन कार और तीन विदेशी कार खड़ी थी। इसके अलावा 5 स्पोर्ट्स बाइक और 2 नॉर्मल बाइक अलग से। विवेक, विनीता, जूही और बाकी सब लोग गाड़ी से बाहर आते हैं और जैसे ही सब गार्डन एरिया की तरफ आते हैं, खूबसूरती देखते हुए जूही तो बेहोश ही हो रही थी। वहां विनीता के पापा के एक पहचान वाले मिल गए थे। विनीता के पापा वहां खड़े होकर उनसे 2 मिनट बात कर रहे थे, इसलिए उनका सारा जूहीवार एक तरफ खड़ा था। जूही की नजर सामने जाती है। कहाँ यशोदा आंटी आती है और सुनील को आवाज देते हुए कहती है, सुनील, मुझे लगता है रिटर्न गिफ्ट में पैकेट कम हो जाएंगे, तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ और एक्स्ट्रा पैकेट लेकर आओ। सुनील, अरे आंटी क्यों इतना परेशान हो रही हो, 2000 पैकेट आई है, ऐसे कैसे कम हो जाएंगे। यशोदा, वो सब मुझे नहीं पता, अगर 500 पैकेट एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो क्या कुछ चला जाएगा। जल्दी जाओ। ऐसा बोलते हुए वह जल्दी से सुनील को मार्केट भेज देती। जूही उनकी सारी बातें वहीं खड़े होकर सुन रही थी। वह देखती है सुनील उस गाड़ियों की तरफ जाता है और वहां पर एक गाड़ी में बैठकर चला जाता है। जूही हैरानी से अपने मन में कहती है, फ्लश्ड घर के नौकर सामान लाने भी इतनी महंगी गाड़ी से जाते हैं। और उसके बाद विवेक को देखते हुए अपने मन में चढ़ते हुए कहती है, और एक मेरा निकम्मा पति, पूरे घर में बस 2 ही गाड़ियां हैं इनके पास। विवेक और जूही सबके साथ गार्डन में आते हैं तो वहां पर मामा मामी को देखकर उनके पास चले जाते हैं। विनीता के पापा हाथ जोड़कर जूही के पिता से नमस्ते कहते हैं। जूही के पिता भी हाथ जोड़कर कहते हैं, नमस्ते भाई साहब। जूही अपनी माँ का हाथ खींचकर दूसरी तरफ ले जाती है। जूही की माँ, मुझे खींच क्यों नहीं है। जूही, तुम्हें दिखा रही हूँ कि तुमने क्या खोया है। जूही की माँ एक तरफ देखते हुए, अरे खोया था, अब तो मिल गया, वो रहा आइसक्रीम वाला, कब से ढूंढ रही थी इसे, टंग आउट। जूही अपना सर पीट लेती है और अपनी माँ से कहती है, अरे मम्मी, इन छोटी छोटी मिठाइयों के चक्कर में तुमने शाही टुकड़ा छोड़ दिया। और फीमेल, कुमुद मामी, तू कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल। जूही, तुमने कभी सोचा था श्री को ये सब मिलेगा। घर देख रही हूँ उसका, ये सब मेरा होना चाहिए था, पर उस श्री को मिल गया। कुमुद मामी, जूही, श्री की इस किस्मत से तो मुझे भी जलन हो रही है, पर तुझे भी कोई छोटा मोटा घर नहीं मिला है। विवेक का भी इस शहर में एक नाम है, उसकी परिवार की भी बहुत इज्जत है। माना कि श्री के पति जितना अमीर और नामचीन बिजनेस में नहीं है, पर उससे कम भी नहीं है। यह मत भूल कि तूने उससे अपनी मर्जी से शादी की है, वरना आज श्री विवेक के साथ होती है, और तू चाहकर भी जयदेव मेंशन में नहीं होती। कुमुद मामी किस बात पर जूही बुरी तरह से चिढ़ जाती है और कहती है, आप मेरी माँ है या दुश्मन। कुमुद मामी, तेरी माँ हूँ इसीलिए कह रही हूँ, अपने घर पर ध्यान दें। श्री की किस्मत में जो था वह से मिल गया, अब हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। वही एक और विनीता को प्यास लग रही थी। उसने देखा थोड़ी दूर पर कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ है। वो उस कोल्ड ड्रिंक के काउंटर पर जाती है कि तभी पीछे से कुछ लड़के उसे देखकर सीटी बजाते हैं। विनीता पलट के उस लड़के को देखती है और गुस्से में उसके पास आकर कहती है, क्या बदतमीजी है। लड़का, बदतमीजी कैसी मैडम, आप अच्छी लगी इसलिए कम्प्लीमेंट दी है। विनीता, तुम्हारी बहन भी लगती होगी, कभी उसे भी ऐसा कम्प्लीमेंट दिया करो। लड़का गुस्से में कहता है, हमें अकड़ दिखा रही है, अभी बताता हूँ पाउटिंग। ऐसा कहते हुए वह विनीता का हाथ पकड़ लेता है। विनीता उससे अपना हाथ थोड़ा ही रही होती है, लेकिन इतने में किसी ने उस लड़के को कॉलर से घुमाया और उसके मुंह पर जोरदार पंच मारा। विनीता हैरानी से देखती है, सामने राहुल गुस्से में उस लड़के को घूर रहा।
था। राहुल ने गुस्से में उस लड़के को उठाया और उसके दोनों कॉलर को झंझोड़ते हुए कहा, हाउ द ईयर टू टच माई वाइफ पाउटिंग। इस तरफ थोड़ा अंधेरा था और म्यूजिक की आवाज की वजह से लोगों का ध्यान इस तरफ नहीं। अब तो उस लड़के की हवा निकल गई। राहुल ने गुस्से में एक बॉडीगार्ड को बुलाया और उस लड़के को उस बॉडीगार्ड के हवाले करते हुए कहा, निकालो इसे बाहर। राहुल विनीता की तरफ देखता है तो विनीता उसे देखकर धीरे से थैंक्स कहती है। राहुल कहता है, इट्स ओके, तुम्हारी जगह कोई और होता तभी शायद मैं यही करता। राहुल ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। पर यह बात विनीता को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उसके मन में कुछ चुभा। एपिसोड 49 रिसेप्शन पार्टी। भाग्य की पार्टी में सब लोग अपने अपने तरीके से पार्टी एंजॉय कर रहे थे, पर सबको इंतजार था भाग्य और उसकी बेटर हाफ का। जहां जूही ये देखना चाहती थी कि नौकरों की तरह जिंदगी जीने वाली श्री आज कैसे अचानक से महारानी की जिंदगी जी रही है, जो जिंदगी उसकी होनी चाहिए थी। तो वही जूही की मां शांति ये देखना चाहती है कि श्री ने कितनी महंगी साड़ी और गहने पहने हैं। मामा जी को तो बस इंतजार है श्री और भाग्य के आने का। स्माइल। राहुल और प्रिया अपने दोस्त की खुशी में खुश थी। विनीता आई तो अपने परिवार के साथ ही, पर यहाँ राहुल को देखकर उसका सारा ध्यान अब राहुल पर था, क्योंकि इस समय राहुल प्रिया एक टेबल पर बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बीच बीच में मुस्कुरा भी रहे थे। विवेक को इस पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने एक ड्रिंक ली और चुपचाप जूही के साथ बैठकर एक टेबल पर ड्रिंक एंजॉय करने लगा। वो यहाँ पर बस जूही के कहने पर ही आया है। तभी अचानक से पूरी महफिल की लाइट चली जाती है और एंट्रांस पर एक फोकस लाइट जलती है। अपने डार्क ब्लैक ब्लेजर में भाग्य श्री को लेकर आ रहा था, जिसने इस समय मेहरूना एम्ब्रॉयडरी डायमंड वर्क साड़ी पहनी थी। दोनों ने जैसे ही महफिल में कदम रखे, तालियों की शोर और तारीफों के शब्द दोनों के लिए बिछड़े लगे थे। भाग्य श्री का हाथ था, मैं उसे स्टेज पर लेकर आता है। इस समय पूरी मीडिया की लाइट श्री के ऊपर फोकस थी। लाइव ब्रॉडकास्टिंग होने की वजह से श्री का चेहरा सबको लाइव दिखाया जा रहा था। इतने सारे मीडिया के सवाल और कैमरे की फोकस से श्री अचानक से डर जाती है और कस के भाग्य का हाथ पकड़ लेती है। भाग्य को इन सब की आदत, पर वह श्री की मन की बात भाप गया था, इसीलिए उसने राहुल को इशारा किया कि वह मीडिया को पीछे करें। भाग्य का इशारा पाकर राहुल ने सारी मीडिया को एक तरफ जाने का कहा और डिनर का अनाउंसमेंट किया। मेहमान एक एक करके आ रहे थे और भाग्य और श्री को शादी की मुबारकबाद के साथ गिफ्ट भी दे रहे थे। जहां विवेक श्री और भाग्य को देख तक नहीं रहा था तो वही जूही, उसने टिश्यू पेपर के चिथड़े कर चुकी थी जो इस वक्त उसके हाथ में थी। श्री के ऊपर इतनी सारी अटेंशन जूही को पूरी टेंशन में डाल चुकी थी। मामा जी एक तरफ बैठे भाग्य और श्री को एक साथ देखकर मुस्कुरा रहे थे, तो वही श्री की मामी इस समय उनकी नजर तो श्री के पहने सेट पर थी और वो उसे चुराने का तरीका ढूंढ रही थी। राहुल सारे मेहमानों का डिनर का बोलकर जब वापस आ रहा था तब उसने देखा कि प्रिया एक तरफ खड़े होकर कुछ देख रही है। वह प्रिया के पास जाता है। क्या हुआ प्रिया, तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रही हो? प्रिया डिनर की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, मुझे भूख लग रही है, पर यहाँ इतने सारे लोग हैं। राहुल मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, आओ मेरे साथ। राहुल प्रिया को एक टेबल पर बैठता है और वेटर से कहता है, मैडम के लिए डिनर ले आओ। प्रिया राहुल को देखकर मुस्कुराती है तो राहुल स्माइल करके कहता है, प्रॉब्लम सॉल्व। राहुल किस तरीके से बोलने पर प्रिया भी हंस पड़ती है। राहुल देखता है कुछ और मेहमान आए हैं, उन्हें अटेंड करने के लिए चला जाता है। प्रिया टेबल पर अकेली बैठी थी कि तभी उसे विनीता की आवाज आती है। सोचा नहीं था इतनी जल्दी इम्प्रेस कर लोगी राहुल को। प्रिया पलटकर देखती है तो सामने विनीता खड़ी थी। ये पहली बार था जब विनीता प्रिया से बात कर रही थी। प्रिया अपनी जगह से खड़ी होती है और विनीता को देखकर कहती है, विनीता जी आप गलत समझ रही हैं। मैं और राहुल बस अच्छे दोस्त हैं, प्लीज आप उनके साथ ऐसा मत कीजिए। विनीता, ओह शट अप, मैं खूब जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को, अमीर लड़के हो या शादीशुदा लड़के, तुम लोगों के लिए कोई कैरेक्टर मायने ही नहीं रखता। प्रिया एंग्री,
देखिए विनीता जी, आप मेरी बेइज्जती कर रही है। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा और कभी का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा आपको दिखाया जा रहा है। हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। और मैं आपके कहने पर राहुल से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ूंगी। प्रिया ऐसा कहती है और वह गुस्से में वहां से चली जाती है। विवेक का परिवार भाग्य और श्री के पास आता है। विवेक की माँ एक सेट निकालकर श्री को देती है, तो श्री हैरानी से उन्हें देखती है। विवेक की माँ प्यार से श्री के सर पर हाथ रखती है और कहती है, लिया तो इसे तुम्हारे लिए ही था, सोचा नहीं था इस तरीके से दूंगी। विनीता के पापा आगे आते हैं और श्री से कहते हैं, बहुत इच्छा थी कि तुम्हें अपने घर की बहू बनाएंगे, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बहू नहीं बनी तो क्या हुआ, तुम मेरी बेटी हो और मेरी इस बेटी को जिंदगी में कभी भी इस परिवार की जरूरत पड़े तो सोचना मत। श्री ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब दिया। उनके जाने के बाद विवेक और जूही आते हैं। विवेक सीधे भाग्य से हाथ में लाता है और कांग्रेचुलेशन बोलकर चला जाता है। पर जूही इतनी जल्दी कहाँ जाने वाली थी। वह पहले जाती है और श्री के गले लग जाती है। श्री को थोड़ा अजीब तो लगा था, क्योंकि आज तक जूही ने उसे कभी सीधे मुंह बात तक नहीं की थी और आज सीधे उसके गले पड़ गई। जूही श्री से अलग होती है और उसको ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहती है, वाओ श्री, तुम तो पूरी बदल गई। इतनी महंगी साड़ी, इतनी महंगी गहने, इन सब में तो तुम पूरी बदल ही गई। श्री को अच्छी तरह से मालूम था कि जूही और गिरगिट में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखते हुए, पर तुम बिल्कुल नहीं बदली। अचानक से जूही का जो चेहरा मुस्कुराता था उसकी हंसी गायब हो गई, क्योंकि वह समझ गई थी कि श्री उसे डोंट मार रही है। जूही भाग्य की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे साइड हग करने वाली थी, पर इतने में श्री ने जूही का हाथ पकड़ लिया और विवेक की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा पति तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मेरे पति पर डोरे मत डालो। श्री कैसा कहने पर भाग्य की हंसी छूट जाती है और जूही मुंह बनाते हुए चली जाती है। एपिसोड 50। वो प्रोस्टिट्यूट थी, तुम बीवी हो। भाग्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट जो फॉरेन से आए थे वह भी इस पार्टी में मौजूद थे। भाग्य श्री को लेकर पर्सनली उनसे मिलने गया था। भाग्य सबको श्री से इंटरव्यूज करवाता है। यशोदा आंटी इस चीज का ख्याल रख रही थी कि पार्टी में किसी चीज की कमी ना रह जाए। विनीता देखती है कि राहुल अभी भी प्रिया के साथ खड़े होकर किसी से बात कर रहा था। उसका पूरा ध्यान इस पार्टी पर सिर्फ राहुल और प्रिया पर था। विनीता देखती है कि राहुल दूसरी तरफ जा रहा है तो वो उसके पीछे जाती। राहुल एक कोल्ड ड्रिंक लेकर जब वापस मुड़ता है तो अपने सामने विनीता को देखता है। विनीता एक व्यंग के साथ कहती है, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले जा रहे हो? राहुल, इस सवाल का जवाब देना मैं तुम्हें जरूरी नहीं समझता। विनीता, मत भूलो मैं अभी भी तुम्हारी वाइफ हूँ। डिवोर्स नहीं हुआ है हमारा अभी तक। राहुल कोल्ड ड्रिंक टेबल पर रखते हुए विनीता के सामने आता है और कहता है, और तुम ये भी मत भूलो कि अब हम साथ में नहीं है। तुम मेरा घर छोड़कर और मुझे छोड़कर जा चुकी हो। वैसे तो मैंने तुम्हें साफ साफ कह दिया है कि मेरा और प्रिया का कोई रिश्ता नहीं है सिवाय दोस्ती के। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे और उसके बीच कुछ चल रहा है, तो तुम अपनी सोच की दुनिया में ही कायम रहो, क्योंकि मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसके साथ हूँ, क्या कर रहा हूँ, इससे तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए और तुम फिक्र मत करो, मैं हमारे टूटे रिश्ते का इल्जाम कभी तुम पर नहीं दूंगा। राहुल वहां से चला जाता है और विनीता उसे खुन्नस में देखती रहती है, एंग्री। राहुल और विनीता जब बात कर रहे थे तब उन्हें नहीं पता था कि उनकी बात पीछे से श्री भी सुन रही है। उसे इतना तो मालूम था कि राहुल और विनीता के बीच कुछ गलतफहमियां हैं, जिस वजह से वह फिलहाल साथ नहीं है। पर बात डाइवोर्स तक पहुंच गई है ये उसे नहीं पता था। राहुल के जाने के बाद श्री विनीता के पास आती है और कहती है, आप गलत समझ रही है विनीता जी। विनीता हैरान हो जाती है श्री को अपने सामने देखकर। श्री आगे कहती है, राहुल भैया और प्रिया के बीच में कुछ भी नहीं है। आप एक शक की वजह से अपना बसा बसाया घर बर्बाद कर रही है। विनीता श्री के सामने अपने दोनों हाथ बांधती है और उससे कहती है,
तुम्हें पता है श्री, मैं तुम्हारे और भाग्य के रिसेप्शन पार्टी में क्यों आई हूँ? श्री हैरानी से विनीता को देखती है। विनीता की कहती है, क्योंकि मैं देखना चाहती थी एक अनचाहे रिश्ते में इंसान इतना खुश कैसे रह सकता है। श्री के चेहरे का भाव बदल गए और उसने हैरान होकर पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं? विनीता व्यंग से मुस्काती है और कहती, कम ऑन श्री, इतनी भी भोली नहीं हो तुम। तुम्हारी शादी विवेक से होने वाली थी, पर विवेक ने तुम्हें ना चुनकर जूही को चुना, और भाग्य ने तरस खाकर तुमसे शादी कर ली। और तुमने भी तो भाग्य को कितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। श्री ने थोड़े गुस्से के भाव से, देखिए आप राहुल भैया की वाइफ हैं, मैं इसलिए आपकी इज्जत करती हूँ। और मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, भाग्य जी ने मुझसे तरस खाकर शादी नहीं की। वो मुझे पहले से ही पसंद करते थे, और यह बात वह मुझे कई बार बता चुके हैं। विनीता स्मक, पसंद? हाँ, तुम पहली नहीं हो जिसे वह पसंद करता है। तुमसे पहले भी वह कईयों को। श्री पाउटिंग, विनीता जी आप अपनी हद से आगे बढ़ रही हैं। आप राहुल भैया की वाइफ है और जूही की ननंद है। बस इसीलिए मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रही हूँ। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैंने आपको ये हक दिया है कि आप मेरे और भाग्य जी के रिश्ते पर सवाल उठाए। बेहतर यही होगा कि मेरा घर परिवार कैसा है, ये जानने से बेहतर है कि आप अपने घर परिवार पर ध्यान दें। विनीता स्मक, अरे श्री तुम तो भड़क गई। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जिससे तुम इतनी नाराज हो गई? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे और भाग्य के रिश्ते पर सवाल नहीं उठाऊंगी। मैं होती ही कौन हूँ तुम दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाने वाली? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारे और भाग्य की पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है? श्री अभी भी विनीता को गुस्से में घूर रही थी, और विनीता ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, अरे मेरा कहने का मतलब है कि तुम और भाग्य एक कमरे में कैसे रहती हो? श्री पाउटिंग, फिलहाल तो मुझे लगता है कि आपको राहुल भैया से अपने बिगड़े रिश्ते सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस बात पर कि मेरा मेरे पति के साथ एक कमरे में कैसा रिश्ता है। विनीता स्मक, अरे तुम तो फिर नाराज हो गई, और मैं ही पागल हूँ जो तुमसे इतना फालतू सवाल कर रही हूँ। आखिर भाग्य तुम्हें खुशी रखता होगा, सिर्फ पैसे के मामले में ही नहीं, पर्सनल मामलों में भी। आखिरकार तुम पहली थोड़ी ना हो जो कि कमरे तक गई हो। श्री पाउटिंग, आप अपनी हद से आगे बढ़ रही हैं। मुझे पता है आप भाग्य जी को पसंद नहीं करती, इसलिए आप मुझे उनके खिलाफ भड़का रही हैं। पाउटिंग, विनीता, मुझे क्या मिलेगा तुम्हें भड़का के? अगर तुम्हें भाग्य पर इतना ही भरोसा है, तो जाओ जाके उससे खुद ही पूछ लो। तुम पहली नहीं हो जो भाग्य के कमरे तक गई है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वह सब हाई प्रोफाइल कॉल गर्ल थी, जिसे वह सिर्फ अपना मन बहलाने के लिए लाता, और तुम्हें बीवी बनाकर ले आया। श्री यह सुन के पूरी तरह से कांप गई थी। उसे विनीता की कही बातों पर यकीन नहीं था, पर विनीता भाग्य पर इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगाएगी। जरूर विनीता श्री को भाग्य के खिलाफ भड़का रही है। श्री ने अपने आंसू पहुंचे और उस तरफ चली गई जहां पर भाग्य अपने क्लाइंट के साथ बैठा था।